दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अपने बड़ों के मुंह से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। पर उस केस में क्या, जहां एक ही परिवार में शादी हो जाती है, और तो और जहां चचेरे भाई बहन की भी आपस में शादी हो जाती है। क्या ये एक गलत तरीका है शादी का, या फिर क्या ऐसी शादी भविष्य में कई मुसीबतें ला सकती है? शायद इसका कारण आप सभी को न पता हो। तो चलिए, द कर्मा लाया है आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज गोत्र और शादी के इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाया जाएगा। दोस्तों, शादियों में एंजॉय करना तो सबको पसंद है, पर शादी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। शादी से पहले होने वाली रस्में बहुत ही जरूरी होती हैं, और अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो वर और वधू दोनों को ही पूरी जिंदगी कई दिक्कतें आ सकती हैं। शादी से पहले की कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि शादी से पहले कुंडली मिलाना। कुंडली में सभी तरह की बातों का ध्यान रखकर शादी को आगे बढ़ाना, और इन्हीं रिवाजों में से एक है गोत्र को मिलाना। जिस तरह कुंडली मिलाने को एक सफल शादी की बुनियाद माना जाता है, उसी तरह से ये भी मान्यता है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि लड़का लड़की एक ही गोत्र में शादी करते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक ही गोत्र में विवाह हो जाने पर दंपति के यहाँ होने वाली संतान में मानसिक और शारीरिक विकृति हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि ये सभी बातें महज एक मन की धारणा है, तो चलिए इसका साइंटिफिक रीजन भी आपको बता देते हैं। विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक ही गोत्र में शादी करने से कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। विज्ञान के अनुसार एक ही गोत्र या कुल में शादी करने पर दंपति की संतान में आनुवांशिक दोष हो सकता है। ऐसे दंपति की संतानों में एक सी विचारधारा होती है, कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता। लेकिन मेन मुद्दे पर जाने से पहले आपको ये समझा देते हैं कि गोत्र होता क्या है। गोत्र का महत्व इतना है कि हर पूजा या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जहां संकल्प लिया जाता है, पूजा कराने वाले पंडित को यजमान का गोत्र जरूर पूछना पड़ता है। मुख्य गोत्रों की बात करें तो 7 गोत्र हैं, जो 7 ऋषियों के नाम पर आधारित हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इन गोत्र का प्रयोग मुख्यतः विवाहों में किया जाता है। हिंदू धर्म में जब शादी तय होती है तो दोनों पक्षों को एक दूसरे का गोत्र पता होता है। अगर दोनों का गोत्र एक ही हो तो शादी तय नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि यदि उनका गोत्र एक ही है तो वे एक ही कुल के होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके बीच खून का रिश्ता होता है, इसी वजह से शादी नहीं हो सकती। पर ये तो था हमारे शास्त्रों का कहना। अब आपको बताते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, अगर आपको 8वीं और 9वीं क्लास की बायोलॉजी थोड़ी भी याद हो तो इसका साइंटिफिक रीजन समझने में आपको बेहद आसानी होगी, और अगर न भी याद हो तो हम आपको इसे आसान शब्दों में समझाते हैं। एक फीमेल में डबल X क्रोमोसोम है, जबकि एक मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है, और हर सेल में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, जो एक व्यक्ति का जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी हमारी बॉडी की बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे बालों का कलर, आँखों का रंग, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 पेयर्स में होते हैं, जिनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। इन 22 ऑटोसोम के अलावा एक और पेयर भी होता है, जिसे एलोसोम कहा जाता है, जिनमें से एक माता से और एक पिता से आता है, जो एक नई पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। क्योंकि माता के पास केवल डबल X क्रोमोसोम है, तो अगली जनरेशन में माँ की ओर से केवल X क्रोमोसोम ही आता है। जबकि पिता के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, तो अगली जनरेशन में या तो X या Y दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम आ सकता है। इसे आप इस फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आने वाली ऑफस्प्रिंग यदि लड़की हुई तो डबल X यानी कि ये क्रोमोसोम पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं, और इसमें 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है।
तथा इन दोनों क्रोमोसोम का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। अगर लड़का हुआ तो ये Y क्रोमोसोम पिता से ही आया, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि माता में तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है। पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। और अब दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट हैं, इसलिए पूरी तरह से क्रॉस ओवर नहीं होता, केवल 5% तक ही होता है। और 95% Y क्रोमोसोम ज्यों का त्यों इंटैक्ट ही बना रहता है। इसका मतलब Y क्रोमोसोम महत्वपूर्ण है, क्योंकि Y क्रोमोसोम के विषय में हमें निश्चित है कि ये पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी Y क्रोमोसोम का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली Y क्रोमोसोम पर आधारित है और ये क्रोमोसोम को ट्रेस करने का एक माध्यम है। अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति का Y क्रोमोसोम कश्यप ऋषि से आया है, या कश्यप ऋषि उस Y क्रोमोसोम के ओरिजिन है। Y क्रोमोसोम स्त्रियों में नहीं होता। यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पिता के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक या हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण ये है कि एक ही गोत्र का होने के कारण वो स्त्री व पुरुष भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। लेकिन क्या ये थोड़ी अजीब बात नहीं कि जिन स्त्री या पुरुष ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं और दोनों अलग अलग देशों में परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, वे भाई बहन कैसे हो गए? दोस्तों, इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण क्रोमोसोम में समानता भी है। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक साइंस, अगर सेम क्रोमोसोम वाले दो व्यक्तियों में विवाह होता है तो उनकी ऑफस्प्रिंग जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होगी और मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। ऐसे दंपतियों की संतानों में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में क्रिएटिविटी का अभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से समान गोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए द कर्मा। धन्यवाद।